2022 के लिए, जो कि आपके जुलाई में है, संस्कृत का पेपर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें संस्कृत के संपूर्ण 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए बेहद ही उपयोगी है। प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों से निर्मित है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूरे 30 प्रश्नों को करके जाइएगा साथियों। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गारंटीड है साथियों, यदि आप सभी टेस्टों को अटेंड करते हो तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की गारंटी यहाँ पर दे रहा हूँ। लेकिन सभी टेस्टों को अटेंड करते हो तो मात्र आपके पास ये जो 40 दिन बच रहे हैं, इन 40 दिनों में ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रताप गौरव केंद्रम कुत्र वर्तते? उदयपुर नगरे, जयपुर नगरे, जोधपुर नगरे, बीकानेर नगरे। देखिए, ये एक क्वेश्चन में राजस्थान की जीके का संस्कृत के टेस्ट में डालता हूँ, संस्कृत लैंग्वेज में। तो साथियों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने राजस्थान जीके का डाल दिया है। प्रताप का गौरव केंद्र यहाँ पर राजस्थान के उदयपुर नगर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर नगर में। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। के सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, सज्जन है शब्दे संधि है वर्तते। षटुत्व संधि है, शचुत्व संधि है, जशत्व संधि है, अनुनासिक संधि है। साथियों बताइएगा प्रश्न संख्या 2 में द्वितीय क्वेश्चन में आपके कौन सा विकल्प सही है। तो सज्जन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन। नॉर्मली ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, लेकिन व्यंजन संधि के भी भेद होते हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में सत प्लस जन शचुत्व संधि के अंतर्गत आता है। कौन सी संधि? शचुत्व संधि के अंतर्गत। विकल्प नंबर 2 सही है आपके प्रश्न संख्या 2 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम अस्ति प्रचलति सहसेव भवति युष्माकम। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में सही विकल्प का चयन करना है, लेकिन यहाँ पर एक बार आप विकल्प का चयन कीजिए कि भाई ये विकल्प इसमें सही है। उसके बाद बात करेंगे कि भाई हाँ कैसे किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। नॉर्मली डायरेक्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन संस्कृत लैंग्वेज में आएगा और वहाँ पर कोई समझाने वाला है नहीं आपको। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके प्रचलित। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था अधोलिखितेषु पदेषु, ये जो पद लिखित हैं इनमें उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। उपसर्ग युक्त पद कौन सा है? तो साथियों भवति में कोई उपसर्ग नहीं है, युष्माकम में कोई उपसर्ग नहीं है, सहसेव में कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन प्रचलति जो शब्द है इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है तीसरे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम रेखांकित पदे समासे विद्यते। यहाँ पर विद्याधन में रेखांकित शब्द है, ठीक है। रेखांकित शब्द कौन सा है? विद्याधनम। इसमें थोड़ा जब टाइपिंग की तो विद्याधनम में रेखांकित करना भूल गया, थोड़ा मतलब मिस टाइप हो गया। बहुब्रीहि समास है, क्रमधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है। तो यहाँ पर बताइएगा प्रश्न संख्या 4 में विद्याधन में कौन सा समास है साथियों। देखिए विद्याधनम, यहाँ पर विद्याधनम मतलब विद्या की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये क्रमधारय समास है, जहाँ विशेषता बताई जाती है वहाँ कौन सा समास होता है? क्रमधारय। सेकंड विकल्प आपका चौथे क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन, महर्षि है पाणिनि है अष्टाध्यायी रचितवान रेखांकित पदे प्रत्यास्थि तुमुन ल्यप कत्वतु और कत्वा। तो बताइएगा यहाँ पर रेखांकित पद है रचितवान। रचितवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है संस्कृत भाषा में? तो साथियों बाद में शब्द आ रहा है वान। यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है? बाद में वान शब्द आ रहा है। वान वतिवत मान मतिमत, यहाँ पर इनमें होता है कत्वतु। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। तुमुन इसमें नहीं है, ल्यप नहीं है, ना ही कत्वा है। ओनली थर्ड विकल्प। कत्वा में तो त्वा शेष रहता है, ल्यप में ये शेष रहता है, तुमुन में यहाँ पर तू शब्द तुम या तुम शब्द शेष रहता है। तो यहाँ थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न 5 में। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो चलिए आते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है आपके, सरलाम पुत्र वधु रूपेण प्राप्य आत्मनाम धन्यम मन्ये रेखांकित पदे प्रत्यास्ति
तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और यत प्रत्यय। बताइएगा प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पर रेखांकित जो पद है वो है प्राप्य, अर्थात प्राप्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों। देखिए कत्वा में त्वा शेष होता है, मैंने अभी बताया था। तुमुन में तुम या तू शेष होता है, तो यहाँ पर तो यह शेष है, तो ल्यप या यत। तो साथियों यहाँ पर यत प्रत्यय नहीं है, बल्कि प्राप्य में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ल्यप। विकल्प नंबर अब कौन सा सही है आपके प्रश्न 6 में? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, लेकिन मैं वापस आपको बता दूं कि 11वीं की साइकोलॉजी की किताब का टेस्ट आज का अलग ही होने वाला है। कम से कम 5 क्वेश्चन तो आप ऐसे मान के चलिए जो आप पहली बार उस टेस्ट में देखोगे साथियों। 7वां क्वेश्चन है आपके, अधुना अहम गृहम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्द है वर्तते। अधुना अहम गृहम गच्छामि, ये जो 4 शब्द है इसमें आपको अव्यय शब्द का चयन करना है। अव्यय शब्द इनमें से कौन सा है साथियों? बताइएगा प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अव्यय शब्द का आपको चयन करना है। इसमें अहम शब्द तो सर्वनाम है, गच्छामि गृहम ये दोनों भी अव्यय नहीं है साथियों, बल्कि अधुना, अधुना शब्द यहाँ पर एक अव्यय शब्द है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 7 में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है, बुद्धिहीना है रिक्त स्थान, यथा ते सिंह कारका है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर विनश्यति, विनश्याम है, विनश्यंती, विनश्यर्त है। तो बताइएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रश्न संख्या 9 का जवाब दीजिए साथियों। तो इसमें आपको सही आंसर का चयन करना है कि रिक्त स्थान की जगह इनमें से भाई विनश्याम, विनश्यर्त है, विनश्यंती या विनश्यति कौन सा शब्द आएगा 9वें क्वेश्चन का? जल्दी जल्दी आंसर बताइए साथियों। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 में रिक्त स्थान की पूर्ति करने पर आपका तीसरा विकल्प सही होगा। बुद्धिहीना है, विनश्यंती, यथा ते सिंह कारका है। थर्ड विकल्प सही है 9वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। अब आपके 10वें क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछ रहा है, गुरु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते है एक वचनस्य रूपम अस्ति। गुरुवे, गुरोः, गुरुणा, गुरुवाई। तो साथियों यहाँ पर एक बार सही विकल्प का चयन कीजिए कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। प्रश्न संख्या 10 में वापस रोक करके आंसर दे सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है, देखिएगा जो गुरु शब्द है इसकी चतुर्थी, भाई सबसे पहले तो गुरु शब्द का आपको रूप याद होना चाहिए, उकारांत पुल्लिंग में चलता है ये। इसकी चतुर्थी विभक्ति का जो एक वचन रूप होता है वो होता है साथियों गुरुवे। क्या होता है? गुरुवे होता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन मित्रों, प्रश्न संख्या 11 है, ग्रामम परित है वृक्षा है संति इति वाक्य विभक्ति है अस्ति। पंचमी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 11 में कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। देखिएगा ग्रामम परित है, यहाँ पर परित है शब्द आ रहा है। परित है, अभित है, समया है, निक्षा है, इन सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों? अभितय, परितय, समया, निक्षा, द्वितीय विभक्ति, इन सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सेकंड विकल्प आपका 11वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है, सा अपि मनसि व्याकुला आसीत् अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम। सा मनसि अपि व्याकुला, यहाँ पर जो 4 विकल्प आपके सामने हैं इनमें से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो आपको सर्वनाम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपि, अपि एक अव्यय शब्द है, ये सर्वनाम नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। बल्कि यहाँ पर सर्वनाम पद के अंतर्गत आता है सा। सा यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 13 है, स कलमेन लिखती रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्तिम लिखत। तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर स कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। साथियों यहाँ पर कलमेन बिल्कुल तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, कलम से अथवा के द्वारा। यहाँ पर कारक चिन्ह भी इसका यही होता है।
और कलमेन तृतीया में आएगा। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदियों है विशेषण पृथक कुरुत। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। वेदेशिका है, पर्यटका है, अपि अत्र आगच्छन्ति, अपि आगच्छन्ति, वेदेशिका है, पर्यटका है। यहाँ पर इनमें से विशेषण शब्द का चुनाव करना है आपको। प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। देखिए विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है, और विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जो करता है उसको विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर पर्यटका है, यहाँ पर पर्यटका है तो यहाँ पर विशेष है, और वेदेशिका शब्द विशेषण के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात यहाँ पर वेदेशिका है। तीसरा विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है, यहाँ पर 48 लिखा हुआ है। संख्या संस्कृत भाषायाम रूपेण भवति, मतलब इसको आपको ये जो गिनती का शब्द है इसको संस्कृत भाषा में बताना है कि 48 को संस्कृत भाषा में किस प्रकार से लिखा जाता है। अष्टचत्वारिशत, अष्टचत्वारिशत और चत्वारित अष्ट। तो यहाँ पर सिर्फ अंतर ये है कि अष्ट में यहाँ बड़ा ट है और यहाँ छोटा ट है। तो यहाँ पर बताइए 48 को संस्कृत भाषा में किस रूप में लिखा जाता है। तो साथियों इसको लिखा जाता है अष्टचत्वारिशत है। यहाँ पर ट टमाटर वाला आता है, ट ठटेरा वाला अष्टचत्वारिशत में नहीं आएगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 15 में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन साथियों, सुक्ति पूर्यत है, सुक्ति की पूर्ति करना है। ज्ञान भार है, विकल्प यहाँ पर रिक्त स्थान है, विना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेवा विना, ज्ञान भार सेवा विना, ज्ञान भार है क्रिया विना, ज्ञान भार है धर्म विना, और ज्ञान भार है सर्वाणी। तो यहाँ पर सर्वाणी मतलब सभी से लिया जाएगा। देखिए जो सुक्ति इसकी होती है वो होता है ज्ञान भार है क्रिया विना। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 16वें क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की साथियों। तो साथियों प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। आपके 17वां क्वेश्चन है जो कि शिक्षण का क्वेश्चन है। रचना शिक्षणस्य सर्वोत्तमो विधि क है। प्रश्नोत्तर विधि है, मंत्रणा विधि है, क्रीड़ा विधि है, आगमन विधि है। बताइएगा रचना शिक्षण की इनमें से सर्वोत्तम विधि कौन सी है। प्रश्नोत्तर, मंत्रणा, क्रीड़ा या आगमन। प्रश्न संख्या 17 में देखिएगा साथियों, रचना शिक्षण अगर आपको करवाना है तो रचना शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि प्रश्नोत्तर विधि को माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात है साथियों। कौन है? सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं, जो कि रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि भी मानी जाती है। आपका विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 17 में। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। सब्सक्राइब करने में आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लग रहे हैं। आप हमसे जुड़ जाओगे, एग्ज़ाम तक आप निश्चित होकर के यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी टेस्ट सीरीज कर सकते हो किसी भी विषय की। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपके, मौन वाचने न आयाति। सामान्य मौन वाचनम, गंभीर मौन वाचनम, द्रुत मौन वाचनम, आदर्श मौन वाचनम। बताइए 18वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपके सही आंसर है। तो साथियों प्रश्न क्या पूछ रहा है पहले उसको समझे। मौन वाचन इनमें से क्या नहीं आता है? सामान्य मौन वाचन, गंभीर, द्रुत और आदर्श मौन वाचन। तो साथियों द्रुत मौन वाचन भी होता है, सामान्य मौन वाचन भी होता है और गंभीर मौन वाचन भी होता है, लेकिन आदर्श मौन वाचन जैसा कोई प्रकार नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है, क्योंकि आदर्श वाचन होता है, आदर्श मौन वाचन नहीं होता है। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है साथियों, जिससे छात्रों में श्रवण कौशल का विकास होता है। चौथा विकल्प आपका सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो चलिए आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। कस्य विधेय प्रयोग है, भाषा प्रयोगशालायाम क्रियते। वाक्य घटना विधेय है, भाषा यंत्र विधेय है, सामूहिक पठन विधेय है, व्याख्यान विधेय है।
अर्थात 19वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है, एक बार आप सही आंसर बताइए, सोच लीजिए, फिर इसको समझेंगे हम। तो साथियों 19वें क्वेश्चन में आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कस्य विधे प्रयोग है, मतलब किस विधि में प्रयोग होता है। भाषा प्रयोगशालायाम क्रियते, किस विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशाला के रूप में किया जाता है। तो जो भाषा यंत्र विधि है उसका प्रयोग साथियों भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। आपके 20वां क्वेश्चन है भवतो मते लेखनस्य विधि है न भवती, पेस्टोलॉजी, मोंटेसरी शिक्षण विधि, चित्रगीत विधि, जेकार्ट शिक्षण विधि। तो साथियों भवतो मते मतलब आपके मत के अनुसार इनमें से लेखन शिक्षण की विधि नहीं है। पेस्टोलॉजी लेखन शिक्षण की विधि है, मोंटेसरी लेखन शिक्षण की विधि है, जेकार्ट लेखन शिक्षण की विधि है। लेकिन चित्रगीत विधि साथियों यहाँ पर लेखन की नहीं है बल्कि वाचन शिक्षण की विधि है। ठीक है, चित्रगीत वाचन या पठन शिक्षण की विधि इसको माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब 10 क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं मेथड और कुछ क्वेश्चन व्याकरण के भी है उसमें। तो चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। छात्राणाम संवेद स्वरेण वदनस्य अभ्यास है केन विधिना कार्यते, वाक्य पद्धतिना, ध्वनि संय विधिना, सामूहिक पठन विधिना, भाषण यंत्र विधिना। तो साथियों छात्राणाम संवेद स्वरेण, संवेद मतलब क्या होता है, साथ में मिलकर के स्वरों का वदनस्य मतलब स्वरों का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। तो ऐसा अभ्यास किसके माध्यम से होता है, किस विधि के माध्यम से, तो ये होता है सामूहिक पठन विधि के माध्यम से साथियों। थर्ड विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो चलिए आते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन सहयोग विधेर पर नाम किम, व्यास विधि है, समवाय विधि है, दंडान्वय विधि है, सूत्रम विधि है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सहयोग विधि का एक और अन्य नाम क्या है। तो साथियों सहयोग विधि को एक और अन्य नाम समवाय विधि है के नाम से भी जाना जाता है। सहयोग विधि कह दो या समवाय विधि कह दो, दोनों एक ही विधियां हैं, अलग अलग नहीं है। सेकंड विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए आते हैं 23वें क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 23 संस्कृत भाषायाम आदि साहित्यम गद्यम पद्यम उभयो है नाटकम। तो साथियों संस्कृत भाषा का जो आदि साहित्य है वो किस रूप में है। देखिए नाटक के रूप में आदि साहित्य नहीं है, ना ही गद्य के रूप में आदि साहित्य है, बल्कि आदि साहित्य का रूप पद्य है। क्या है साथियों, पद्य के रूप में संस्कृत भाषा का आदि साहित्य लिखा हुआ है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 23 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या 24 को। सूक्ष्म शिक्षणे शिक्षयते, दल शिक्षणे सस्वर पठनम, कौशले विकास है, भावबोध है। तो साथियों सूक्ष्म शिक्षण में किसकी शिक्षा दी जाती है, सस्वर पठन की शिक्षा देते हैं, भावबोध की, दल शिक्षण की या कौशल विकास की। तो माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में कौशलों के विकास की शिक्षा देते हैं। कौशल मतलब शिक्षण के कौशलों की बात की जा रही है कि बच्चों को किस प्रकार से आप विभिन्न शिक्षण कौशलों के माध्यम से पढ़ाते हो, उसकी जानकारी हमें सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से प्राप्त होती है। विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है 24वें क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 की। तो चलिए आते हैं 25वें क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन है संपूर्णाद अंशम प्रति कस्य शिक्षण सूत्रस्य, इकाई योजना है, मासिक योजना है, वार्षिक योजना है और न को अपि। अब यहाँ पर जो पाठ योजनाएं होती है वो संपूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र पर ही आधारित होती है। लेकिन चौथा विकल्प तो क्या है, न को अपि, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर 3 विकल्प का चयन करना है। तो साथियों तीनों ही संपूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र पर आधारित है, किंतु जो इकाई योजना होती है मुख्य रूप से ये संपूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र पर आधारित मानी जाती है, क्योंकि एक इकाई में ही हम तय करते हैं कि बच्चों को उस सप्ताह में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ानी है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 25 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को।
त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत स्थानम वर्तते, अनिवार्य है, आवश्यकम, वैकल्पिक है और सर्वाणी। तो यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को स्थान दिया गया है, अनिवार्य भाषा के रूप में, आवश्यक भाषा के रूप में, वैकल्पिक भाषा के रूप में और इनमें से सभी। तो साथियों, संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत वैकल्पिक भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। आपने देखा होगा कि 10वीं के बाद में हम संस्कृत चाहे तो ले चाहे तो नहीं ले, वैकल्पिक होती है ये चीज़ें, आवश्यक और अनिवार्य नहीं होगा। थर्ड विकल्प आपके 26वें क्वेश्चन में सही है साथियों। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 27 की, लेकिन वापस कह रहा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। आपके 27वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पद्य शिक्षणस्य प्रमुख अंग है किम। पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग इनमें से क्या है। अभिनय विकास है, अभिनय का विकास करना, शब्दार्थ बोध है, शब्दार्थ का बोध करना, सरलार्थ बोध है, सरलार्थ का बोध करना और भाव बोध है, भाव का बोध करना। तो साथियों, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही या मुख्य अंग ही किसको माना जाता है, भाव बोध को। भावानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति, ये चीज़ें अलग अलग स्तर पर पद्य शिक्षण के प्रमुख अंग या प्रमुख उद्देश्यों को ये चीज़ें माना जाता है। तो यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 27 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। 28वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिक उपयुक्तम पठनम भवति। पद्य पठनम, मौन वाचनम, सामूहिक वाचनम, शब्द पठनम। अर्थात अर्थ ग्रहणार्थम, अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त पठन कौन सा, किसको माना जाता है। पद्य को नहीं, ना ही सामूहिक को, ना ही शब्द को, बल्कि अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पठन मौन वाचन को माना जाता है। किसको माना जाता है मित्रों, मौन वाचन को। 28वें में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन 30 प्रश्नों में हो सकता है किसी प्रश्न पे कुछ मिस्टेक हो गई हो। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई गलती हो न जाए, लेकिन अगर मानवीय स्वभाववश कोई अगर एकाध त्रुटि हो जाती है उससे हमें ज़रूर अवगत कराए साथियों, क्योंकि आप इतने लोग वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आप हो सकता है कि आपके माइंड में कौन सी चीज़ें चल रही है आप कमी निकाल सकते हो, तो उसको ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं साथियों। 29वां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम कौशले अस्ति श्रवणम वाचने पठनम लेखनम। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम कौशल है तो साथियों लेखनम तो सबसे अंतिम कौशल माना जाता है और जो श्रवणम है ये प्रथम कौशल माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो जैसा भी लगा हमें ज़रूर बता करके जाए और जितने क्वेश्चन आप सही करते हो 30 में से उसके भी बारे में हमें ज़रूर बताए साथियों। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क और ख वर्णे उच्चारण स्थाने वर्तते। तालु है, कंटय है, ओष्टय है, मुर्दा है। तो साथियों इचु यशनाम तालु चे वर्ग होता है तालु से। अक्कू है विसर्ग नियम, कंटय है मतलब के वर्ग कंठ से होता है। तो कबूतर और खरगोश कौन से वर्ग में आता है, के वर्ग में। उपुधिनाम उ और प वर्ग ओष्ट से होता है और यहाँ पर ऋटूर्षा नाम मूर्धा, यहाँ पर री और ट वर्ग मूर्धा से होता है। तो यहाँ फिर आपका दूसरा